चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग के बारे में पढ़े थे और दो अंग आपका और बचा हुआ था इसमें। एक को आप लीवर कहते हैं और दूसरे को पेनक्रियाज कहते हैं, ये ना। तो आपके बॉडी में जो लीवर है या आपका जो पेनक्रियाज है, ये दो प्रकार की ग्रंथियां आपके बॉडी के अंदर में है, जिसको हम लोग पाचक ग्रंथि कहते हैं, यानी उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यानी आपके बॉडी में जितना भी था अंग के बारे में आप पढ़ चुके हैं। दो अंग और बचा हुआ है, जिसका फिगर आगे आप देख पा रहे होंगे। ये फिगर जो ऊपर वाला है ये आपका लीवर है और नीचे वाला जो इस तरह का फिगर है ये क्या है, आपका पेनक्रियाज है। यानी लीवर का पोजीशन आपका ये हो गया। ये जो बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे इसको कहा जाता है लीवर, और नीचे वाला जो संरचना आप देख पा रहे होंगे यानी ई वाला, इसको कहा जाता है पेनक्रियाज। ये संरचना किसकी हो गई, पेनक्रियाज की, और ऊपर वाला संरचना किसका हो गया, लीवर का। तो ये आपके पाचन अंग में भी आता है और सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि आपकी पाचक ग्रंथि में भी आता है। और आपके पूरी बॉडी में बहुत सारा ग्लैंड है, बहुत सारी ग्रंथियां हैं। कम से कम 2-3 का नाम इससे पहले आप सुन चुके होंगे। जैसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बोले थे, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बोले थे, इसके अलावा आपने पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना होगा, सुना है ना। तो आपने जितने भी अभी तक ग्लैंड का नाम सुना होगा उस सब में सबसे बड़ा यदि कोई ग्रंथि आपके बॉडी में है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको यकृत के नाम से जाना जाता है, यानी वो आपका है लीवर। अब इसी यकृत को जिगर कहा जाता है, तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। जैसे कई कई आंसर में देगा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो जिगर, तो कहेगा जिगर तो पढ़े नहीं कर लो मास्टर, बात बुझ रहा है। तो ये लीवर तुम पढ़ रहा है, यकृत जिसको तुम बोला, इसी को किस नाम से जाना जाता है, जिगर के नाम से। यानी बोलिए लो के बोल लो बोल लो रुको ना, अब जल्दी बोल। की बोल रहा था, बोल। मूड मेरा ठीक है, छोटा भी मारते मारते शुद्ध कर देते, लेकिन बोल लो, मूड ठीक है। बप रसगुल्ला तुम बोलेगा, जब तक हम बोलते रहेंगे सिर्फ हम ही बोलेंगे, सुनना है खाली। तुम बोलेगा तोरे सुनने के लिए इतना आया है, ये हमरा सुनने के लिए सब आया है। जब हम चुप हो जाएंगे ना तब कुछ बोलने का मन करेगा तो बोल देना है। बच्चा वाला बच्चा नहीं हम लोग पढ़ते थे, मास्टर कहते हो नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ओकरे में कोई बी फॉर बॉल वाला सी फॉर कैटो कह देते, क्या उसको आता था पहले से, तो पहले ये बोलना चाहता था। चट्टा कहीं का हीरो के रहते चाहता चुलबुल 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 बीच में। ध्यान दो इधर। तो ये जो आप ग्रंथि देख रहे हैं, पूरे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा हो गया बाबू, तो पूरे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा हो गया, लीवर हो गया। तो इसी लीवर और पेनक्रियाज, इस दो के बारे में, पेनक्रियाज को हिंदी में हम बोलते हैं अग्नाशय, पेनक्रियाज को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, तो पेनक्रियाज को हिंदी में कहते हैं आप अग्नाशय। क्या कहते हैं, अग्नाशय। एक था अमाशय, वो अलग चीज है, इससे पहले जो हम लोग पढ़ लिए थे। वो था अमाशय यानी स्टोमक, वो था पेट, जेकरा में भोजन का तात्कालीन संग्रहण भी होता है और पाचन भी होता है। तो ये पेट नहीं है, ये है पेनक्रियाज, जिसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय। यहां पर भी भोजन पाचन का कार्य होता है, लेकिन यहां पर वो भोजन पचता है जो भोजन पचा हुआ है। जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, पढ़े थे ऐसा क्या। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद क्या कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये अग्नाशय में क्या होता है कि इसके एंजाइम क्या करती है, ग्लूकोज का पाचन करती है, ग्लूकोज को तोड़ के ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देती है। प्रोटीन से जो पेप्टोन बनता है ना, उसको पेप्टाइड एसिड में कन्वर्ट करवा देती है। इन पचे हुए भोज्य पदार्थों पर यह कार्य करने का काम करती है। कौन, पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय। उसका काम था पाचन करना, अमाशय का काम था भोजन का पचाना। ये है पचा हुआ भोजन को और भी उसके पाचन का काम करता है, जो स्टोर एनर्जी के रूप में आपके बॉडी में रहता है। तब कभी कभी मन नहीं हो खाना खाइएगा तो उस दिन भी वर्क करना पड़ेगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यकृत के बारे में यानी लीवर के बारे में पढ़ते हैं, और जब लीवर खत्म हो जाएगा, माने लीवर नहीं माने टॉपिक, तब उसके बाद हम लोग आगे पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, लीवर खत्म हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, लीवर नहीं खत्म करना नहीं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसका जो फिगर आप कंप्लीट फिगर देखिएगा तो आपको लग रहा है छोटा सा भाग है और बड़ा सा भाग है, नहीं लग रहा है। यानी आपका लीवर में एक गहरा गर्त है,
यदि ये 3D पिक्चर होता तो तुमको स्पष्ट पता चलता, वो गहरा गर्त लीवर में होता है। हालांकि इसीलिए व्हाइट कर दिए हैं इसको कि ताकि तुमको आसानी से दिख जाए। ये जो उजरका तुमको दिख रहा है ना, ये एगो खाई है लीवर के बीच में, जो क्या करती है, लीवर को दो भागों में बांटने का काम करती है। तो ई खाई के माध्यम से आपका लीवर जो है ई दो भागों में बट जाती है। ये वाला बायां पार्ट्स वो हो गया, दायां पार्ट्स ई हो गया, ई हो गया दाहिना भाग, और ये क्या हो गया, बायां भाग। चूंकि क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लीवर का कौन हिस्सा सबसे बड़ा होता है, तो आंसर क्या बोलेंगे, दायां वाला। लीवर का कौन हिस्सा बड़ा होगा, तो लीवर का जो ये दाहिना वाला भाग है, ये दायां वाला बड़ा होता है और बायां वाला क्या होता है, छोटा होता है। लीवर का कौन सा भाग बड़ा होता है, दाहिना वाला। छोटा कौन होता है, बायां वाला। तो पाचक ग्रंथि में ये लीवर और पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज का एक ही भाग होता है, सिर्फ पेनक्रियाज ही है, लेकिन आपके लीवर का दो भाग होता है, एक दायां और एक बायां। दायां वाला सबसे बड़ा होता है, दायां वाला क्या होता है बाबू, सबसे बड़ा होता है, और बायां वाला क्या होता है, छोटा। बायां वाला छोटा और दायां वाला क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखो इसका जो आउटर स्टेज है, इससे क्या होती है, बहुत सारी ग्रंथियां इसमें पाई जाती है, अधिक मात्रा में इसमें ग्रंथियां पाई जाती है, क्योंकि मेन जो भोजन में ज्यादा हार्ड आप लेते हैं, ज्यादा कड़ा पार्ट्स लेते हैं, उसमें वसा है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का एक नॉर्मल पाचन होता है, लेकिन वसा का पाचन थोड़ा हार्ड होता है, और वसा हार्ड होता भी है। तो इसकी जो दीवार पर ग्रंथियां पाई जाती है, इस यकृत की दीवार पर पाई जाने वाली ग्रंथि को बाइल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, बाइल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और यकृत की दीवार पर जो बाइल ग्लैंड पाई जाती है, इस बाइल ग्लैंड से लिक्विड का स्राव होगा, क्योंकि जब तक लिक्विड नहीं आएगा तब तक एंजाइम उसमें नहीं पाया जाएगा, और जब तक एंजाइम होगा नहीं तब तक तो किसी भोज्य पदार्थ को तोड़ेगा नहीं। तो इसकी जो दीवार है, इस पे बाइल ग्लैंड पाई जाती है। अब इस बाइल ग्लैंड से लिक्विड का स्राव होता है। बाइल ग्लैंड से किसका स्राव होता है बाबू, सभी लोगों को दिख रहा है क्या, ऑनलाइन वाला सबको दिख रहा है ना, बढ़िया से अच्छा से देखना, चकचुक मत करना। कहते हैं सुतले रह गया होगा, सब थोड़ी पढ़ने आ जाया होगा, सोचा होगा तो सरस्वती पूजा है। एगो कहता है बताइए सरस्वती पूजा के दिन आप पढ़ाते हैं, हम बोले सरस्वती जी की कहते हैं, जिस दिन हमारे दिन सुता हो, बताओ। अरे आज पढ़ेगा तब सब दिन पढ़ते रहेगा। सरस्वती जी भी सोचेंगे बाप रे बाप कितना कष्ट में ये सब है कि आजो खुशी ने मनाना चाह रहा है, पढ़ ही रहा है, जाओ बस ऐसा ही होगा तो नौकरी बार करवा देते जाओ। तब ना तू लोग बुझबे नहीं करता है, कहता है कि छुट्टियों दिन पढ़ाते हैं, हम अपने लिए पढ़ाते हैं, हमारा शौक नहीं था, अभी भी बाल बच्चा कभी घूमने निकल जाते, बुझबे नहीं करता है तुम। कहता है मास्टर पगला गेलो, रोज पढ़वे हम। ध्यान देंगे तो इससे अब क्या होगा, कंप्लीट लिक्विड का स्राव होता है, और बाइल ग्लैंड से जो जूस निकलता है इसको बाइल जूस कहते हैं। नहीं वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड से जूस निकला तो क्या बोले थे, गैस्ट्रिक जूस। तो उसी तरह से बाइल ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बाइल जूस के नाम से जाना जाता है। अब यह बाइल जूस जो उससे स्रावित होता है, इसका काम तो आप समझ रहे हैं, काम है वसा का पाचन करना ही, लेकिन इस बाइल जूस में भी दो प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। वहां पर भी गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार का पदार्थ था, तो यहां पर भी 2 तरह का पदार्थ है। बाइल जूस में कितने प्रकार का पदार्थ पाया जाता है बाबू, तो बाइल जूस में भी क्या हो गया, 2 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। एक को कहा जाता है बाइल साल्ट, एक को क्या कहा जाता है, बाइल साल्ट, और दूसरे को कहा जाता है बाइल पिगमेंट। एकदम गौर करना बाबू, बाइल जूस में कितने प्रकार का पदार्थ पाया जाएगा बाबू, तो बाइल जूस में 2 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। कौन कौन सा, तो एक को कहा जाता है बाइल साल्ट और एक को कहा जाता है बाइल पिगमेंट। एक हो गया बाइल साल्ट और एक को क्या हो गया, बाइल पिगमेंट। अब दोनों का अलग अलग काम होता है। काम क्या है, गौर से समझिएगा। ये जो तुम्हारा बाइल साल्ट है, ये बाइल साल्ट ही आपके भोजन में उपस्थित वसा या लिपिड्स का पाचन करता है। वसा को लिपिड भी कहा जाता है, वसा को ही क्या कहा जाता है, लिपिड भी। तो वसा के पाचन करने का कार्य जो है ये बाइल साल्ट के द्वारा किया जाता है, यानी बाइल साल्ट ही वसा को तोड़ने का कार्य करता है। वसा का पाचन कौन करता है, बाइल साल्ट करता है। अब कहिएगा कि जब सर वसा का पाचन बाइल साल्ट कर दिया तो फिर बाइल पिगमेंट क्या करेगा, तो इसमें गौर करना बाबू। ये जो तुम्हारा बाइल पिगमेंट है, ये बाइल पिगमेंट में भी 2 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है।
बाइल पिगमेंट में भी कितने प्रकार का पदार्थ, 2 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। एक को कहा जाता है बिलीरुबिन और दूसरे को कहा जाता है बिलीवर्डिन। एक हो गया बिलीरुबिन और दूसरे को क्या कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है बिलीवर्डिन। अब गौर करना, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दिख रहा है वहां पर, देखो छोटा वाला। चलिए, तो बाइल पिगमेंट को कितने भागों में बांटा गया, बाइल पिगमेंट को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन कौन सा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। नाम तो जरूर सुन रहा होगा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब देखो बाबू, ये बिलीरुबिन जो है इसका कलर होता है पीला। बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है, तो बिलीरुबिन जो तुम देख रहा है, इस बिलीरुबिन का कलर होता है पीला। बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है, पीला। और बिलीवर्डिन का कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है हरा, लाल का। तब बिलीरुबिन का कलर पीला, बिलीवर्डिन का कलर कैसा होता है, हरा होता है। अब कहिएगा सर इसका काम क्या है आपके बॉडी में, तो ये बिलीरुबिन पिगमेंट जो है, ये बिलीरुबिन पिगमेंट क्या करती है, वसा के पाचन के बाद जो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बनता है, उस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ये नियंत्रित करने का काम करती है। कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके वो स्टोर करने का काम करती है। लेकिन कभी कभी लिवर में संक्रमण की वजह से ये बिलीरुबिन पिगमेंट जो है, इसका स्रवन ज्यादा होने लगता है, यानी ये ग्लूकोज को या फैटी एसिड को या पेप्टाइड एसिड को ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसकी मात्रा लगातार बॉडी में बढ़ने लगती है, और जब इसकी मात्रा लगातार बॉडी में बढ़ने लगती है तो आपके त्वचा में आसानी से उसका पिगमेंट बढ़ जाता है, नाखून पीला हो जाता है, आंख पीला हो जाता है, मूत्र के माध्यम से वो बिलीरुबिन बाहर निकलने लगती है। तब उस तरह से आपका लिवर क्षतिग्रस्त हो जाता है, और जब लिवर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वसा का पाचन सही तरीका से नहीं कर पाता है। उससे संबंधित एक बीमारी होती है, जिस बीमारी को जॉन्डिस या पीलिया के नाम से जाना जाता है। उस बीमारी को ही क्या कहा जाता है, जॉन्डिस कहा जाता है। और हिंदी में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पीलिया। यानी जॉन्डिस या पीलिया किस अंग से संबंधित बीमारी होगा, तो लिवर से। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉन्डिस बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉन्डिस बीमारी जो है वो किसको, लिवर को प्रभावित करती है, यानी यकृत को प्रभावित करती है। क्योंकि वह किसकी वृद्धि से होता है, बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ने से बॉडी में एक बीमारी होती है, जिस बीमारी को हम लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब गौर करना, अब ये बाइल साल्ट क्या किया, आपके वसा का पाचन कर दिया। जब वसा का पाचन होता है तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, और उससे ग्लिसरॉल भी बनता है। अब वो ग्लिसरॉल को क्या करती है, आपका जो ये लिवर स्टोर करके रखता है उस दिन के लिए जिस दिन आप खाना नहीं खाइएगा। जैसे आज मंगल है, तो बहुत लोग का मंगलवारी होगा, लेकिन मंगलवारी का मतलब इतना है जब पढ़ाई नहीं होगा, फिर भी वो पढ़ने आई होगी मंगलवारी करने के बावजूद भी। बहुत लोगों आज सरस्वती पूजा में, आज शायद माघे साते हैं, नहीं तो बहुत लोग खाना शाम में खाएंगे, या बहुत लोग दिन भर खाएंगे तो फल खाएंगे। बहुत तरह का आप लोग वर्क करते रहते हैं, आप लोग तो बहुत होशियार आदमी हैं, नहीं और मना करने के बावजूद भी समझ में आपको आता नहीं है। तो उस दिन भी आपको ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, ऊर्जा। तो ये ऊर्जा कहां से मिलेगा, यही लिवर में जो स्टोर ग्लाइकोजेन है, ये ग्लाइकोजेन आपको ऊर्जा देने का काम करती है। बात समझ में आ रहा है। दूसरी बात, ये लिवर वसा का तो पाचन करबे किया बाइल साल्ट के माध्यम से, तो वसा का पाचन हुआ, ये बात आप जान गए। लेकिन वसा के पाचन के साथ साथ ये वसा में जो घुलनशील विटामिन है, उस विटामिन का भी पाचन करता है। यानी आपका लिवर वसा का भी पाचन करता है, और वसा में घुलनशील जो विटामिन है उसका भी पाचन करता है। तो वसा में 4 विटामिन घुलनशील हम आपको बताए थे, याद है क्या, कौन कौन, 6-7 को बोल दिया, 4 को ना बोलना था। ADE-K, जैसे बोलने लगता दोहरा देता ओकरे, हमको लगता 8-9 बोल दिया। क्या गो विटामिन घुलनशील, 4 गो ADE-K। तुम लोग को भी याद है चला, 4 गो बताए थे पिछले 2-3 क्लास पहले कि वसा में 4 गो विटामिन घुलनशील हो। कौन कौन, ADE-K, ADE। बात बुझा। चलिए, तो लीवर का काम हो गया वसा का भी पाचन करना, और वसा में घुलनशील जो विटामिन है उसका भी पाचन करता है, जिसमें A, D, E और K का नाम आता है।
ए, डी, ई और के का नाम आता है, ये वसा में घुलनशील है और उसका पाचन बाइल साल्ट के द्वारा किया जाता है। यानी लीवर जो है वसा और वसा में घुलनशील विटामिन का भी पाचन करता है। अब गौर करना, ये पूरे मानव शरीर का वैसी ग्रंथि में आता है जिस ग्रंथि में रीजेनरेशन होता है। रीजेनरेशन बुझता है, पुनर्वर्धन जिसको कहते हैं, यानी वो जनरेट करता है, वो बढ़ता है। जैसे हाथ को काट देंगे तो हाथ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। लेकिन लीवर कटने के बाद भी लीवर बढ़ता है पूरे शरीर का, क्योंकि यही ग्रंथि है। स्टोमक काट देंगे तो नहीं बढ़ेगा, किडनी काट देंगे तो नहीं बढ़ेगा, बात बुझ रहा है ना। लेकिन ये लिवर को जब आप काट देंगे, यकृत को काट देंगे, जिगर को काट देंगे, तो इसके बाद भी रिजेनरेशन इसमें होता है। अप्रोक्स 6 से 8 महीना में वह अपनी पूर्व पोजीशन में आ जाता है। यदि ज्यादा काटा है तब, थोड़ा थोड़ा कटेगा पता भी नहीं चलेगा, महीने 2 महीने में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। क्लियर? तो कहिएगा इससे मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जितना लीवर का वर्क होना चाहिए था उतना तो नहीं कर पाएगा। तो उस व्यक्ति को हर चीज खाने से परहेज डॉक्टर कहता है। कहता है कि आप मांस, जब तक लीवर आपका 100% नहीं रिकवरी हो जाएगा, कम से कम 90%, तब तक आप तेलिया भोजन नहीं कीजिए, तब तक आप मांस मछली नहीं खा सकते हैं। ये उस पर हार्ड रिस्ट्रिक्शन रहता है कि उसको नहीं खाना है। यदि वो खाएगा तो उसका लीवर जो जनरेट होना चाहिए, जो वृद्धि होना चाहिए, इस पोजीशन में नहीं आ पाएगा। बात बुझ रहे हैं? तो अर्थात क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि शरीर की वह कौन ऐसी ग्रंथि है जिसमें रीजनरेशन होता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? लिवर होगा, यकृत होगा या जिगर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कोई कहेगा सर काटेगा काहे की जरूरी है काटने का? कभी कभी क्या होता है कि जब लिवर आपका काम सही वे में नहीं कर पाता है, वायरस संक्रमण या बैक्टीरिया संक्रमण हो जाता है, तो धीरे धीरे लिवर का कोई अंग सूजन में आ जाता है, उसमें फूलने लगता है। जब उसमें सूजन आ जाता है, स्वाभाविक दर्द उठता है। जब इसमें सूजन आएगा, दर्द उठेगा, भोजन का पाचन भी सही तरीका से, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तब वो डॉक्टर के पास दिखाएगा, क्या हो गया? तो डॉक्टर कहता है कि इसमें जो है सिरोसिस की बीमारी हो गई। कौन बीमारी हो गई? सिरोसिस। यानी लिवर में सूजन जो आ जाता है, जिससे लिवर फूल जाता है या लिवर काफी हार्ड हो जाता है, लिवर में घाव शुरू हो जाता है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है? सिरोसिस। क्या कहा जाता है? सिरोसिस। इसका मतलब है सिरोसिस बीमारी किससे संबंधित हो गया? लिवर से। पीलिया किससे संबंधित हो गया? लिवर से। यानी लिवर से 2 बीमारी का नाम अभी तक हम लोग सुन लिए, कौन कौन? एगो पीलिया, एगो सिरोसिस। तो इस सिरोसिस बीमारी किसमें होगा? लिवर में। कि कौन पोजीशन में? जब लिवर में सूजन आ जाता है, लिवर काम करना कम कर देता है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? सिरोसिस कहते हैं। यदि उस कंडीशन में भी आप अपने में सुधार नहीं करते हैं, तो धीरे 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 वह लिवर सड़ने लगता है। जब लिवर सड़ जाता है तो उस बीमारी को लिवर कैंसर भी कहते हैं। यदि लिवर सड़ जाएगा तो उस बीमारी को क्या बोलेंगे? लिवर कैंसर भी। तो लिवर कैंसर भी किससे संबंधित बीमारी हो गया? लिवर कैंसर बीमारी भी किससे संबंधित हो गया? लिवर से। शब्द से स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि लिवर कैंसर किससे संबंधित बीमारी हो गया? लिवर से। लेकिन वो खतरनाक रूप किसका है? सिरोसिस का। जब सिरोसिस में कंट्रोल आप अपने आप पर नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है बिना मांस खाए हम जिंदे नहीं रह पाएंगे, तेलिया भोजन करबे कीजिएगा, छान छान खेबे कीजिएगा चुरा चुरा के, तब दिक्कत हो सकता है। और तब दिक्कत में कौन बीमारी हो जाएगा? लिवर कैंसर हो जाएगा। यदि वहां तक पहुंच गया तब तो डॉक्टर को बापों नहीं बचा पाएगा, तब तो कितनों काटेगा, फिर अंगा बढ़िया जाएगा, पूरा लिवर डैमेज हो जाएगा 2-4 साल में। जय श्री राम। लेकिन यदि सिरोसिस की कंडीशन में आप अपने आप में परहेज कर लेते हैं, आप ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो डॉक्टर की करता, मान ली इस भाग में सूजन आया, इसको निकाल देता है। यहां पर सूजन आया, ऐसे ऑपरेशन करके उस भाग को निकाल दिया, फिर धीरे धीरे आप परहेज में रहिएगा, उसमें रीजनरेशन होगा, वृद्धि होगा और वो अपने पूर्व स्थिति में फिर आ जाएगा। अभी आपके जो आरके सर हैं मैथ्स वाले, वो सुने होंगे 1 साल पहले उनका लिवर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। अभी देखो किस कंडीशन में वो आ गए हैं, फिट है पूरा। दिन भर में 8 घंटा 10 घंटा क्लास ले रहे हैं, तो समझ रहा होगा पूरा फिट हो गए मात्र 4 से 5 महीना में। काफी परहेज किए होंगे, काफी पौष्टिक भोजन लेते होंगे और इतनी जल्दी रिकवरी हो गया उनका। मैंने सब लोग कहता था गायब है, वो बचेंगे कहां से? पूरा कंडमे हो गया लिवर, साफ में काम करता है। बीच में क्लास भी बहुत अब्सेंट करते थे, आज से 1 साल पहले। वो कोई पुराने लड़का होंगे तो उनको पता होगा। कहता था राकेश, आरके सिंह का तो रिकॉर्ड है, वो कभी से रेगुलर परहेज नहीं करते हैं। और देखो भगवान की ऐसी कृपा है, भगवान नजर ना लगे, जब से वो यहां पर जो रहता आज तक वो दिन एब्सेंट नहीं किए, एकदम पूरा 100% फिट हो गए हैं। तो इसमें रिजनरेशन में यदि थोड़ा सा इसमें परहेज का सिर्फ बात है कि यदि किसी को इस तरह का प्रॉब्लम लिवर संबंधी है, तो अपने आप पर, जैसे आप किसी को खाना नहीं पचता है, तो एक तरफ कर रहा है खाना नहीं पच, दूसरी तरफ खाना खाना बंद भी नहीं कर रहा है। अरे नहीं पच रहा है, नहीं तो लिवर काम कर रहा हो तो एक दिन भूख खल रहा ना, तब वो मेंटेन करता है।
अब एक तरफ उधर कमो नहीं कर रहा, दूसरी तरफ खाना बंद भी नहीं कर रहा है, घियो खाएगा, अचारो खाएगा, सब ओकरा चाहिए, चट्टा तो कहां से रिकवरी होगा? नहीं, तो आपको बिल्कुल फ्रेज में रहना पड़ेगा, चाहे जोंडिस बीमारी हो या सिरोसिस बीमारी हो। खैर ओकरा में कोनो बातें नहीं, ओकर तो बातें छोड़ दो, लेकिन ये दो बीमारी में एकदम 100% फ्रेज खोजता है। और ये एक अंग, ऐसा अंग है जिसमें रीजनरेशन होता है, यानी पुनर्वर्धन होता है। जैसे कभी आपने छिपकली को देखा होगा, उसका पूंछ करता है फिर बढ़ जाता है, उसी तरह इसमें भी होता है। इसका कोई भी अंग कहीं से थोड़ा सा नुकसान होगा तो उसमें रिकवरी होने का चांस 100% रहता है, लेकिन उसके लिए आपको परहेज करना पड़ेगा। आपको तैलीय भोजन से, वसायुक्त भोजन से छुटकारा चाहिए, तब ऐसा होगा। क्लियर? तो चलिए, ये अभी आप पढ़े थे लिवर के बारे में, मैं आपको दिखा देता हूं। लिवर के बारे में कुछ कुछ लिखा होगा कि लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे पहले आप ये जान चुके हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लिवर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यदि इस कदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप कबाड़ दीजिएगा, छोड़िएगा उसको, एकदम कबाड़ देना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? लीवर। उसके कलर की बात करते, गहरा भूरा दिखियो रहा है, कलरो एक क्लियर है कि लीवर का कलर कैसा होता है, तो गहरा भूरा कलर का होता है। लीवर का वजन होता है 1.5 किलोग्राम। लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम, या कहिए 1500 ग्राम। लीवर का वजन कितना होता है? तो लीवर का वजन होता है 1.5 किलोग्राम। उससे पहले यहां पर जो पेनक्रियाज आप देखते हैं, इसका वजन बहुत कम होता है, 60 से मात्र 90 ग्राम। पेनक्रियाज का वजन मात्र 60 से 90 ग्राम होता है, जबकि आपके लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम। यानी 1.5 किलो कौन सी है? लीवर का वजन, और 60 से 90 ग्राम किसका वजन है? तो पेनक्रियाज का। यानी अग्नाशय का वजन कितना होता है? 60 से 90 ग्राम। कितना? और लीवर का वजन कितना हो गया? 1.5 किलोग्राम। लीवर 2 खंडों में बटा था, दोनों खंड आपके सामने था, दायां वाला थोड़ा बड़ा था और बायां वाला कम था। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि दायां खंड बड़ा होता है। लीवर का दायां खंड क्या होता है? बड़ा होता है। लीवर को किस नाम से जाना जाता है? लीवर को जिगर के नाम से जाना जाता है। उसमें देखो एगो नाशपाती जैसा संरचना है ना, है ही वाला। एकराम देखो एगो नाशपाती जैसा संरचना है, इसको पित्ताशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पित्ताशय। क्या कि वहां पर पित्त स्टोर होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पित्ताशय। जहां पर पित्त स्टोर होगा तो नाम होगा पित्ताशय। वहां पर क्या स्टोर होता है? पित्त स्टोर होता है, इसलिए नाम की हो गया क्या? पित्ताशय। अरे पित्त मतलब बाइल, बाइल को हिंदी में पित्त कहते हैं। ये बाइल जूस है, इसको हिंदी में पित्तरस कहा जाता है। तो पित्तरस स्टोर कहां होगा? पित्ताशय में। कोई कंफ्यूजन? तो एक नाशपाती जैसा संरचना आपने देखा, एक नाशपाती संरचना का नाम क्या हो गया? नाम हो गया पित्ताशय। अब यकृत के द्वारा किसका निर्माण होता है? बाइल ग्लैंड का निर्माण होता है। इन यकृत के चारों ओर बाइल ग्लैंड रहता है, उससे बाइल जूस निकलती है। बाइल जूस कितना प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। एक को बाइल साल्ट और दूसरे को बाइल पिगमेंट कहते हैं। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट। बाइल साल्ट का काम क्या हो गया? बसा को तोड़ना। बाइल साल्ट का काम क्या हो गया? बसा को तोड़ना। बाइल पिगमेंट कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। दोनों का नाम आपको पहले से याद है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन का कलर कैसा? बिलिवर्डिन का कलर कैसा? कैसा? हरा। बिलिरुबिन का कलर, बिलिरुबिन का कलर पीला, अब बिलिवर्डिन का कलर हरा होता है। बिलिरुबिन का निर्माण आरबीसी के टूटने से, आरबीसी बुझ रहे हैं ना, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के टूटने से किसका निर्माण होता है? आरबीसी बिलिरुबिन पिगमेंट का निर्माण होता है। और यह बिलिरुबिन पिगमेंट का जो निर्माण होता है, इसकी मात्रा का काम क्या होता है? तो आपके ग्लाइकोजन या आपके फैटी एसिड या ये पेप्टाइड एसिड, इस सबको कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन वही काम जब इसका बंद हो जाता है, ये सही वे में नहीं कर पाता है, तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो आपका त्वचा भी पीला होने लगता है, नाखून भी पीला होने लगता है, मूत्र मार्ग से भी पीला पदार्थ बाहर निकलने लगता है। उससे संबंधित बीमारी को क्या कहते हैं? पीलिया। क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। कौन बीमारी? पीलिया कहते हैं। और आपके बॉडी में जो अमोनिया रहता है, NH3 रहता है, वो अमोनिया भी टूटकर किसमें? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और वो यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से वो यूरिया आपके बॉडी से बाहर निकल जाती है। क्योंकि आपने उत्सर्जन तंत्र में आगे पढ़ेंगे कि मानव शरीर का उत्सर्जित पदार्थ में यूरिया का भी नाम आता है। आपके शरीर से जो पानी मूत्र के रूप में बाहर निकलती है, उसमें यूरिया भी रहता है 2%।
मूत्र में वाटर के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ में यूरिया भी आता है। इन 2% यूरिया भी आपके मूत्र से बाहर निकलता है। तो वो यूरिया कहां से आपके बॉडी में आया? तो अमोनिया टूटकर यूरिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया जो आपकी बॉडी में भोज्य पदार्थ में आप अमोनिया जो ग्रहण करते हैं वही टूटकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया यकृत अमोनिया का टूटने से क्या बन गया? यूरिया में परिवर्तित हो गया और वो आपके बॉडी से मूत्र के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। उसके बाद यूरिन में एक तीक्ष्ण गंध भी होता है अमोनिया के कारण। यूरिन का एक स्पेशल गंध जो होता है वह गंध किसके वजह से होता है? यूरिन के कारण से। अब लीवर क्या करता है? कुछ जहरीले पदार्थ का प्रभाव जो आपके बॉडी में जिससे कम जहरीला है तो उसके प्रभाव को भी वो कम करने का काम करता है। यानी उसके अंदर जो पिगमेंट पाई जाती है वह पिगमेंट नॉर्मल जहरीला पदार्थ या नशीला पदार्थ जिसको आप कहते हैं या हानिकारक जो पदार्थ कहते हैं उसके प्रभाव को भी वो कम करने का काम करता है। जैसे कभी आप क्या कीजिएगा, ये थोड़ा सा भांग खा लीजिए, थोड़ा सा, तो थोड़ा देर के लिए आपको सुस्ती टाइप का ब्रेन में लगेगा, लेकिन धीरे 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 आप ठीक हो जाइएगा। लेकिन वही ज्यादा खा लीजिएगा तो लगेगा पगला गए हैं, तब फिर आप अनकंट्रोल हो जाइएगा। तो यानी ज्यादा आप सेवन कर लेते हैं तो उसको लीवर, आपका लीवर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन हल्का फुल्का कर लेगा। वही आप रेगुलर वे में करना शुरू कीजिए, तब ये तो खा लीजिएगा तो काम चलेगा कि तब तो लीवर आपका एडजस्ट हो जाएगा, ब्रेन भी एडजस्ट हो जाएगा। और उसी के लिए चूंकि आप कीजिएगा जिसमें हम अनकंट्रोल हो जाए नहीं। तो आगे कुछ नार्कोटिक मटेरियल के बारे में बताएंगे जो आपके शरीर के लिए कभी कभी फायदा का भी कम करता है, लेकिन कभी कभी बहुत हार्म। फायदा किस कंडीशन में करेगा? जब आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, माने टेंशन आपके ब्रेन को लगता है फाड़ देगा, तो वैसे कंडीशन में आप भांग का, गांजा का या दारू का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके तनाव को कुछ समय के लिए कंट्रोल कर देता है। फिर जब थोड़ा सा नशा कम हो जाएगा तो खुद आप संभल जाइएगा। तो कभी कभी जैसे आप दवा लेते हैं तो दवा में वो की करता है, ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम में दवा देता है तो वो की करता है, वही नशा देता है जो तुमको नींद बहुत ज्यादा आएगा। और जब नींद आता है तो क्या होता है? उसका ब्रेन थोड़ा रेस्ट में जाता है, रेस्ट में जाता है तो ऑटोमेटिक वो अपने आप को संभाल लेता है। क्लियर? तो आपके शरीर में उसकी भी आवश्यकता है, जिसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका लीवर करता है। वसा का तो पाचन करबे करता है, बाद बाकी नशीले पदार्थों का भी कंट्रोलिंग पावर कहां पर है? तो लीवर में भी है। वसा में घुलनशील जो भी विटामिन है, इस विटामिन का भी पाचन कौन करता है? कौन करता है? लीवर ही करता है, चाहे वो ए हो, डी हो, ई हो या के हो। यानी ये 4 तरह के विटामिन का पाचन कहां पे होता है? कहां पे होता है? लीवर में होता है। और यकृत ग्लाइकोजन को भी अपने पास स्टोर करके रखता है, और वही ग्लाइकोजन आपको तब ऊर्जा देती है जब आप खाना नहीं खाते हैं और आपको वर्क करना है, आपको काम करना, लेकिन आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको ऊर्जा कौन देगा? वही लीवर का ग्लाइकोजन टूटकर आपको एनर्जी देने का काम करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको पढ़ना पेनक्रियाज के बारे में। यहां पर आप देख, ई क्या है आपको पता है? ई पित्ताशय है, वही जो लीवर वाला दिखाए थे। लीवर में जो पित्ताशय दिखाए थे, जहां पित्रस कंट्रोल होगा, वही चीज है। और देखो उसका जुड़ाव कहां से है? अग्नाशय से है। कहां से है? अग्नाशय से है। यानी ई वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर आपका अग्नाशय है। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ा ग्रंथि में किसका नाम बोले थे? किसका नाम बोले थे? लीवर का। कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन? लीवर। और दूसरा सबसे बड़ा बोलेगा तो दूसरा सबसे बड़ा की बात करेगा कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो दूसरे सबसे बड़ा ग्रंथि में अग्नाशय का यानी पेनक्रियाज का नाम आता है। देखो वहां पर खासियत हम लीवर का क्या देखे थे कि लीवर में रीजनरेशन होता है। पूरे शरीर का एक भाग था। कुछ कुछ देखो जो खास खासियत रहता है ना, उसको एकदम ध्यान में रखना है। वो स्पेशल कैरेक्टर उसका है, जेकरा से सवाल एकदम पूछबे करेगा। यदि लीवर से क्वेश्चन आएगा तो एकदम तुम कंफर्म रहो कि उस कदर का सवाल एग्जाम में रहेगा। तो लीवर में सवाल पूछेगा कि शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसमें रीजनरेशन होता है, तब आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? लीवर। एक खासियत क्या पता है कि पूरे बॉडी का पेनक्रियाज ही एक ऐसा अंग है जिकरा में 2 तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी। बाद में केकरों में पढ़े थे, अभी तक आगे भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावे मानव शरीर में कोई ऐसा नहीं है अंग जेकरा में 2 तरह की ग्रंथि पाया जाएगा। सब में अंतःस्रावी ग्रंथि है लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है। लेकिन पेनक्रियाज आपके बॉडी का एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन?
अग्नाशय में अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, यानी अंदर की ओर भी लिक्विड का स्राव होना है, और इसमें बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी भी ग्रंथि है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव शरीर का हुआ कौन ऐसा अंग है जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती है? आंसर क्या होगा? क्या होगा? अग्नाशय। क्या होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब गौर से देखिएगा, इसका जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इसका भी कम है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है, और इसका जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है उसका भी कम है, तो दोनों का अलग अलग कम। क्या कम है? गौर सुनिएगा। इसका जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इस अंतःस्रावी ग्रंथि को कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिका। क्या कहा जाता है? तो इसमें दो ग्रंथि का नाम बताए, एक बताए अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अग्नाशय का जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इसका उपनाम क्या बता दिए? लैंगरहैंस की द्वीपिका, लैंगरहैंस की द्वीपिका। और इसके अंतःस्रावी ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कितनी कोशिका? कितनी कोशिका? 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक को कहा जाता है अल्फा कोशिका, यानी अल्फा सेल। दूसरे को क्या कहा जाएगा? तीसरे को क्या कहा जाता है? लैम्ब्डा कोशिका। तीसरे को क्या कहा जाता है? यानी 3 प्रकार का सेल हो गया किसमें? अंतःस्रावी ग्रंथि में। ये 3 प्रकार की कोशिका किसमें हो गया? कौन कौन? अब कहिएगा सर इसका काम क्या है, तो गौर से सुनिएगा। ये अल्फा सेल, बीटा सेल और लैम्ब्डा सेल जो अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट्स है, इससे कुछ कुछ हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन क्या करता है? आपका जो भोजन पचता है उस पचे हुए भोजन को नियंत्रित करने का काम करता है। क्या क्या निकलता है? गौर से सुनिएगा। ये जो अल्फा सेल है इससे निकलता है ग्लूकेगोन हार्मोन। अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकेगोन हार्मोन। कौन हार्मोन? ग्लूकेगोन हार्मोन। बीटा से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। बीटा से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और लैम्ब्डा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। कौन हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है ना? क्या गो सेल पाया जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि में? क्या गो? कौन कौन? याद हो गया? अल्फा सेल से कौन हार्मोन? ग्लूकेगोन हार्मोन। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन। गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। गामा सेल से तनिक नाम टफ है, बोल जल्दी याद हो जाए रे। सोमेटोस्टे ग्लूके इंसु क्लियर। अब देखो, इससे जो अल्फा से ग्लूकेगोन निकला, कहेगा ये की करता है? तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है। कहिएगा इससे इंसुलिन निकला, ये क्या करता है? तो इंसुलिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्रम है, क्योंकि यही ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। यदि इंसुलिन हार्मोन आपके बॉडी में यानी ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तब उससे बीमारी हो जाता है। उसी बीमारी को आप डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह नाम सुना है? इसका मतलब मधुमेह बीमारी किससे संबंधित हो गया? मधुमेह को ही आप डायबिटीज कहते हैं, या इसी को चीनी बीमारी कहते हैं। कहता है चिनिया हो गए फलमी मायके। वो चिनिया जो फलमी मायके होता है वो कौन अंग से संबंधित है? कौन अंग से? पेनक्रियास से, यानी अग्नाशय से संबंधित है। तो इसमें भी एक भयंकर बीमारी है जो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी जीते रहता है, और कोई छोड़ा नहीं सकता है। कंट्रोल होता है, छूटता नहीं है। बस समझ रहे हैं? इसलिए आप लोग तनाव में नहीं रहा कि टेंशन से बीमारी होता है। लोग कहता है चीनी से बीमारी होता है, कोई गलत कहता है। चीनी खाने से बीमारी नहीं होना है, मानसिक तनाव से बीमारी हो जाता है। मानसिक तनाव से इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, और इंसुलिन का सिक्रेशन जब कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ता है तो उसी बीमारी को हम चीनी कहते हैं। तो टेंशन ही नहीं करेंगे तो कल इंसुलिन कम निकलेगा। डायबिटीज मैंने तौर कहने का मतलब कि बोलो छोटका बच्चा टेंशन नहीं रहता है। छोटका बच्चा थोड़ा बेसी तनाव में रहता है रे। तो मैंने कि हम की कल छोटका बच्चा नहीं होता है,
75। हम बताते छोटका बच्चा टेंशन किस बात का रहता है, ध्यान से सुनो। ये कहता है सर छोटको बच्चा खो जाता है, तो छोटका बच्चा हम वहां से बात करते जब वो गर्भ में था। ध्यान देना, जब कोई बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो उसका संसार बहुत बड़ा रहता है, तुम जानबे करता है, बहुत छोटा रहता है। तो वो छोटे संसार में रहता है तो उसको लगता है इतने संसार है, अपन उछल कूद करते रहता है, कभी दाएं जाएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, उतने को लगता है पूरा संसार है। जैसे वो मां के गर्भ से बाहर निकलता है ना, कहता है कहां कहां कहां, कहता सला ये हम कहां आ गलियो, सला वो संसार कितना बढ़िया था। अब जैसे बाहर आया तो रोता थोड़ी है, वो कहता है कहां कहां कहां। हम लोग नहीं समझ पाते तब न सोचते हैं वो रो रहा है, वो रोता नहीं है, क्यों रोएगा भाई, वो देखता है इतना बड़ा संसार है, उसको साला चारों तरफ कुछ कुछ दिख ही रहा है। कहता ये कौन कंडीशन में आ गए। तब उसकी मां उसको लाड़ प्यार देती है कि बेटा तुम्हारा यही संसार था, अभी तक का जो था वो संसार था, लेकिन अब तुमको इसी संसार में रहना है। तब लाड़ प्यार से बात समझ जाता है, इन्हें सच में कहती है अब ये संसार में हमको ढलना पड़ेगा, परिवर्तन है, तब उसको चुप करती है। उसके बाद कभी कभी उसकी मां उसके बगल से बहुत दूर चल जाती है, डर जाता है कि अभी तक तो मेरे पास एक आदमी था, अब वो ही चल गया, अब हम कहां रहे, और टेंशन में हो जाएगा। देखिए बच्चा का शरीर हमेशा लाले रहता है, एकदम टेंशन में है कि बच्चा की मां उसके पास से चला गया। कभी कभी क्या होता है कि मां की आहट जोर से आने का रहा था, डर जाता है कि दूसरा आदमी जोर से हमको पकड़ने आ रहा है, भले हम सेफ में थे बेकार बाहर आ गए हैं, वहां कोई नहीं जाता था। नहीं, कभी कभी होता है जिस बच्चा चिल्ला रहा है मां दौड़ के आ गई, डर जाता है, और फिर जब तक मां का स्पर्श उसके त्वचा से नहीं होगा तब तक वो रोते रहेगा, त्वचा से समझ गया मेरी मां है, अब चुप हो जाएगा वो। कभी कभी क्या होगा, जोर से हवा चल जाता है, तो अंदर में हवा मिला था इतना जोर वाला, ये आंधी तूफान जाता है, तो आंधी तूफान का जैसे हवा वो देखता है और चिल्लाने लगता है, अब क्या होगा, चला भले हम सेम मत बेकार बाहर आ गए, कौन संसार में ले आई मां। नहीं तो फिर हम जोर से हवा चलेगा, फिर वो टेंशन होगा, फिर वो रोएगा। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी जोर से बगल में कोई बाजा बजा देता है, अंदर में बाजा सुन रहा था, बताओ, तो ओकरा एक टेंशन है, छोटा कहीं का दंता है वो रखा करो। बताओ बच्चा जन्म लिया तखन से टेंशन में है, कभी उसको जोर से भूख लग जाता है, हमारी पिस्ट लगा के चल गई, पर्स टांग के बाहर घूमने, तो बच्चा रोएगा ना, टेंशन में नहीं रहेगा। अरे तोरा भूख लगेगा तू अपने परस के खा लेगा, बचवा की करेगा, बताओ यार। अरे हम लोग को भूख लगेगा तो की करेंगे, खा लेंगे चुपचाप, लिट्टियों सिंघारा क्या तो खा लेंगे, अजय माली पीस लगा चल गए सब्जी किना लू की करते हैं, और कम टेंशन है, अदू तू पिला दे भी। बताओ ऐसा बात करता है, इधर ध्यान देना है बाबू, चुप। इधर गौर करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हार्मोन आपका है, इंसुलिन हार्मोन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हार्मोन, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका इंसुलिन हार्मोन, जो आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और ये इंसुलिन की जब मात्रा कम स्रावन होने लगता है तब एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है, मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। उसके बाद लास्ट में बोले थे इससे निकलता है सोमेटोस्टेटिन। कहेगा सर ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है, तो ये जो आपका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है ये इंसुलिन और ग्लूकेगोन ये दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन करता है। यानी इंसुलिन और ग्लूकेगोन दोनों हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन। कौन करता है, तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन करता है। अब इंसुलिन के बारे में आपने समझ गया कि इसका स्रावन अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है और यह कम मात्रा में नहीं। और कभी आपने सुना भी होगा कि जिसको डायबिटीज हो जाता है उसके देखते होंगे नाभि में देता है सुइया, मार देगा नाभि के बगल में, पेट में मार देता, कहां, यानी ये डायरेक्ट अंतःस्रावी ग्रंथि में घुसा देता है और इंसुलिन देता है। कभी सुने और पेनिसिलिन दे दिया नहीं, ओकरा इंसुलिन, अरे जकर कमी रहेगा वह ना ओकरा देगा। तो जकरा डायबिटीज होगा कौन सुइया ओकरा देगा, इंसुलिन देगा। कौन देगा, इंसुलिन। इन्हें कि जाके पेनिसिलिन डलवा देना क्या करो, तो इंसुलिन देता है। तो कहेगा क्यों देगा, क्योंकि ऊपर से इंसुलिन इसलिए दिया जाता है ताकि उसके बॉडी के अंदर के ग्लूकोज को वो कंट्रोल कर सके। इंसुलिन पर डे लेना पड़ता है उसको, तब थोड़ा सा वो ठीक रहता है। यदि पर डे नहीं लेगा तो क्या होगा, उसको नींदे नहीं आएगा। घाव जो एक बड़ी में एक बार हो गया वो कभी छूटबे नहीं करेगा, थोड़ा दूर पैदल चलेगा बहुत ज्यादा थकान महसूस हो जाएगा। तो इस तरह की
डायबिटीज वाले में लोगों को परेशानी होती है, मधुमेह वाले लोगों को परेशानी होती है। अब मन में सवाल आता होगा कि भारत में ही हम ज्यादा देखते लोगों को डायबिटीज होता है, ये सब विदेशी का नहीं होता है। तो कहिएगा इंडिया में काहे ज्यादा लोगों को होता है? काहे कि यहां पर ज्यादा लोग बेगार है। पूरे परिवार में एक लोग कमाने वाला रहता है और 6 गो बैठ के खाने वाला रहता है। एक कोई कमाएगा अब बाद बाकी सब बैठ के खाएगा, तो स्वाभाविक है बैठ के खाएगा, टेंशन ओकरा होबे करेगा। कि जे कमा के देगा वो बिना डांटले तो खाना ओकरा नहीं खिला सकता है। आए हाँ ये है, वो तो पूछता होगा तुम अभी नहीं, टेंशन तो फ्री है, टेंशन में है नहीं। तो एगो कमाने वाला है, अब बाद में क्यों बैठ के ताश खेल रहा है, खाने जाता है, पत्नी भी गाली देती है, माँ भी गाली देती है, भाई बाउदर कहते मुंह कैसा लगता है, साला कमाई नहीं जाता, बैठ खाली खाता है। बताओ खात लेता होगा लेकिन उसका शरीर पर की बीतता होगा। खा तो लेता ही होगा, कई आदत है बैठ के खाने का, ताश खेलबे करेगा 12 से 4 में ओकर ड्यूटी फिक्स है पाकर गाछी के तौर में, लेकिन वो खाना खाने के बाद की होता होगा तुम बुझो कितना टेंशन में रहता होगा। अब शरीर को ऐसा बना चुका है कि कहीं कामों पर जेबो करता कमे पारने लगता है, मालिक तुरंत भाग तो सारा को काम के लायक है, जहां भेजेगा वहीं बैठले रहता, खनिए खाते रह जाएगा, ध्यान रहेगा उधर तस्बे पर है, सुनीलवा खेल रहा होगा सलाह हमारे नहीं, कहीं अपना खा रहा है, उधर ध्यान उधरे है, काम नहीं कर पाता, मालिक भगा देता है। तो बेरोजगारों की संख्या इंडिया में ज्यादा है। और आप समझ रहे इस बात को, ऐसा नहीं का बच्चा है यहाँ पर पूरे परिवार में, आप अपने अपने परिवार की बात कीजिए ना, कोई एक आदमी 2 आदमी कमा रहा है, बाद में किसी बैठ के खा रहा है, नहीं खा रहा है। तो इसलिए भारत को कहा जाता है मधुमेह देश की राजधानी। बात समझ में आ रहा है? भारत को क्या कहा जाता है? मधुमेह देश की राजधानी हमारा भारत है, यहां पर सबसे ज्यादा मधुमेह रोगी है। अतः इसको रोकने के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 27 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय मधुमेह दिवस, और 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और राष्ट्रीय मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 27 जून को। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो अभी आपने जो ये पेनक्रियाज के बारे में पढ़ा वो थोड़ा देख लीजिए। पेनक्रियाज शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सब लोगों को ये बात याद है? पक्का? चलिए, इसका वजन कितना होता है? 60 से 90 ग्राम। और इसको कौन ग्रंथि के नाम से जाना जाएगा? मिश्रित ग्रंथि। क्या क्या ग्राम में दोनों है, अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी। बोले थे ना कि पूरे बॉडी का एक एक ग्रंथि आपका पेनक्रियाज है, जेकरा में अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है, इसलिए इसको किस नाम से जाना गया? मिश्रित ग्लैंड के नाम से, यानी मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एकरा में दोनों ग्रंथि पाया जाता। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब एकरा में एगो है पेनक्रियाटिक डक्ट, नहीं देखे थे उन्हीं जब पेनक्रिया पहुंचा था कहां? एकरा में देखो एगो नलिका है, और इन नलिका से लिक्विड निकल के कहां चल जाता है? पित्ताशय में। कहा जाता है? डक्ट का मतलब नली होता है। डक्ट का मतलब आगे स्पर्म डक्ट का नाम सुने होंगे, जहां से स्पर्म निकलता है। नहीं, ये क्या यूरिन डक्ट का नाम सुने होंगे, जहां से यूरिन निकलता है। उसी तरह से यहां पर भी क्या है? पेनक्रियाटिक डक्ट है, जहां से वो निकलती है, और डक्ट यानी उसको ड्यूडेनम में जाकर खुल जाता है। उसके बाद वहां से निकलकर कहां जाएगा? पित्ताशय में जाएगा। अब पित्ताशय के से उधर जो निकला हुआ है वो जाके ऊपर में कहां? लिवर में जाके खुल जाएगा। यानी ड्यूडेनम में का ही पार्ट्स कौन हो गया? आपका लिवर। ड्यूडेनम जेनेनम इलियम याद है? कहां पढ़ाए थे? छोटी आंत में। तो कहां जाके खुला? ड्यूडेनम के कौन भाग में? पित्ताशय में। कौन भाग में? पित्ताशय में। उसके बाद इसमें क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि को लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका। इसमें कई प्रकार का सेल पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कितना सेल के बारे में बताए? 3 सेल के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या सेल? 3 सेल। तीनों का नाम लिखा हुआ है क्या? असम में कौन हार्मोन है? वही लिखा हुआ है क्या? बताओ। अल्फा में कौन हार्मोन? बीटा में इंसुलिन, गामा में या लेम्डा में सोमेटोस्टेटिन। यानी ग्लूकेगोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हार्मोन? इंसुलिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ग्लूकेगोन इंसुलिन को नियंत्रित करता है। ग्लूकेगोन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़कर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह सब बात लिखल होगा कि इंडोक्राइन पार्ट्स जो अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन से क्या होता है? रक्त के ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित किया जाता है। ये सब बात। अच्छा, ग्लूकोज की मात्रा होना कितना चाहिए आपको पता है ना? 80 से 120 ग्राम
पर मिलीलीटर, प्रति मिलीलीटर, यानी प्रति 100 मिलीलीटर में कितना होना चाहिए? 80 से 120, यानी उससे कम होगा तैयो खतरा है, तुरंत बीमारी एनीमिया धर लेगा। ओकरा से ज्यादा होगा तैयो खतरा है, यानी नहीं कम होना चाहिए नहीं ज्यादा, यानी एक एवरेज 80 से उतना होना चाहिए। अब भोजन के कारण जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य रहती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। यदि इंसुलिन का स्रावन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस बीमारी को आप क्या कहते हैं? उस बीमारी को क्या कहते हैं? उस बीमारी को डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, तो उससे ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कभी कभी कम भी होता है। ध्यान देंगे, अभी तक आप ये देख रहे थे कि ये ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में जाके जमा हो जाता है और वो ग्लाइकोजन टूटकर आपको क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब सामान्य हो जाती है तो इसको हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। जब ग्लूकोज नॉर्मल रहेगा आपके ब्लड में तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। और यदि कम हो जाएगा, किसकी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगा तो अल्फा सेल से निकलने वाला जो आपका ग्लूकेगोन हार्मोन है ये क्या करता है? आपके ये ग्लाइकोजेन जो है जो लीवर में रहता है उस ग्लाइकोजेन को तोड़ देता है और उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है ताकि आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल रह सके। अब कभी कभी क्या होगा? इंसुलिन निकलना कम हो जाएगा। कौन? इंसुलिन। जब इंसुलिन निकलना कम हो जाएगा तब क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। तब क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो कौन बीमारी? कौन बीमारी? डायबिटीज। कौन बीमारी? उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मधुमेह। तब उस बीमारी को डायबिटीज यानी मधुमेह के नाम से जाना जाता है। अब इस मधुमेह बीमारी में होगा क्या? थकावट बहुत ज्यादा महसूस होता है, एक बार घाव हो जाएगा जीवन में कभी छूटने का नाम नहीं लेता है, याददाश्त की कमजोरी हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा उछलता है तो पूरा लंबा लंबा सांस ले लेता है, उसके बॉडी में हमेशा ऑक्सीजन का अभाव नजर उसको आता है, हरदम नाक के बदला मुंह से सांस लेते रहता है। ये सारी प्रॉब्लम किसको हो जाएगा? डायबिटीज वाले को हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? इंसुलिन मार देता है। क्या करता है? पेटे में इंसुलिन दे देता है ताकि ग्लूकोज को कंट्रोल कर सके, ताकि ग्लूकोज को कंट्रोल कर सके। अब विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है मधुमेह दिवस? कब? 14 नवंबर को। राष्ट्रीय मधुमेह दिवस कब? 27 जून को। मधुमेह देश की राजधानी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कोई कंफ्यूजन? चलिए तो आज की सेवा यहीं तक। अब अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।